दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, अब तक आपकी आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट की 18 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें कि अब तक 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। यह है 19वीं क्लास। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 451 नंबर से। पौधे के किस विधि से भोजन का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आप लोग समझ लें कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्या। दोस्तों, जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 452। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन, जिसका कि सूत्र होता है O2, और यह गैस वातावरण में होती है 21%। इस गैस को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग आंसर का डिस्क्रिप्शन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब आप लोग नीचे देख रहे होंगे, ये जो समीकरण है, रिएक्शन है, वह प्रकाश संश्लेषण का यानी कि फोटोसिंथेसिस का है। देखिए 6CO2 प्लस 12H2O और टेंस 2 के ऊपर है सनलाइट यानी कि सौर प्रकाश। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ क्या है? वाटर, जिसका कि सूत्र है H2O। सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल आवश्यक होता है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 453। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर, जिसका आंसर है डी नंबर इस क्वेश्चन का, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होता है CO2। अब देखिए आप लोग डिस्क्रिप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 454। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा? इसका दोस्तों जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है NO2। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वह गैस जो है वायु को किसी भी तरीके से प्रदूषित नहीं करती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 455। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो पहले आप लोग समझ लें मेरे प्यारे दोस्तों, सूक्ष्म पोषक होते क्या? वो पोषक जिनको पौधों को बहुत कम ज़रूरत होती है, यानी अर्थात इसका मतलब है कि ऐसे सूक्ष्म पोषक, ऐसे कम पोषक जो बहुत कम मात्रा में पौधों की ज़रूरत बने, यानी कि पौधे पौधे क्या हैं? पौधों को जिनकी बहुत कम ज़रूरत हो वो सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, बोरॉन। सूक्ष्म पोषक तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कुछ पादप पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, वे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। अब देखिए कौन कौन से हैं। लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन, क्लोरीन एवं मॉलिब्डेनम। कौन कौन से हैं? मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, लोहा। पौधे के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व
नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में NPK कहते हैं। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम होता है। और नाइट्रोजन स्त्रीकरण का कार्य कौन करता है? राइजोबियम। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण का कार्य कौन करता है, तो वह होता है राइजोबियम। अगर आपसे पूछा जाए कि वातावरण में नाइट्रोजन कितने % उपस्थित है, तो यह होती है 78%। आइए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 456। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? अर्थात अवशोषण का मतलब है अवशोषण मीन्स इसका मतलब है कि वातावरण से प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस अपने अंदर लेते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों के साथ, तो उस समय सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और वातावरण से ये हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह होता CO2। क्या होता है? CO2। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 457। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो जो मछली होती है वह गिल के माध्यम से सांस लेती है। किसके माध्यम से? गिल के माध्यम से सांस लेती। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। गिल को हिंदी में गलफड़े भी कहते हैं और इसको क्लोम भी कहते हैं। गलफड़े, क्लोम, गिल तीनों एक ही चीज़ है। मछली क्या करती है? जो कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको अपने मुंह से लेती है, घुली हुई ऑक्सीजन को अंदर ले लेती और इन गलफड़े के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से उस पानी को यह बाहर निकाल देती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 458। देखिए क्वेश्चन नंबर 458। प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, में पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? अर्थात प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश का अवशोषण। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, तो वह क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित करता है। कौन करता है? पर्णहरित करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 459। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। इसका जो आंसर होगा बी नंबर, रासायनिक ऊर्जा में। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश जो ऊर्जा होती है अर्थात सन एनर्जी होती है, वह किस में चेंज होती? वह केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। मीन्स जो सनलाइट है, सन एनर्जी है, चेंज टू केमिकल एनर्जी में, या मीन्स यह किस में परिवर्तित हो जाती? यह प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 460। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे ABCD। ए में है परासरण, बी में है श्वसन, सी में है दहन और डी में है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा श्वसन। क्या है? ब्रीथिंग। इसी के माध्यम से पेड़ पौधे एनर्जी प्राप्त करते हैं। श्वसन के द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि आप लोग रिएक्शन भी देख रहे होंगे। श्वसन एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसको इंग्लिश में कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 461। इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन में। और श्वसन की क्रिया कब संपन्न होती है? यह होती है प्रकाश संश्लेषण के समय। और रात्र में जब पेड़ों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो इसी ब्रीथिंग प्रोसेस के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 462। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग
श्वसन अंग है, यानी कि ब्रीथिंग ऑर्गन होता है किसमें? प्लांट्स में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, पत्ती, लीफ। ये बहुत अहम रोल प्ले करती है किसमें? ब्रीथिंग प्रोसेस में, श्वसन क्रिया में, पेड़ पौधों में। और पत्ती के माध्यम से ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न होती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 463। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पेड़ों की पत्तियों में। किसमें होता है? पेड़ों की पत्तियों में ही कौन सी क्रिया होती? प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 464। अभी आपने 463 देखा था, अब देखेंगे 464। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 16। अर्थात जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हरे पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 पोषक तत्वों में 9 तत्वों को वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। वृहद पोषक तत्व का मतलब होता है इंग्लिश में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तथा 7 तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जिनको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए दोस्तों, वृहद पोषक तत्व जिसका कि इंग्लिश में वर्जन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, कुछ पोषक तत्वों का फसलों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अर्थात बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी बहुत अधिक मात्रा में फसलों को ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग वृहद पोषक तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि। आप देख सकते हैं कौन कौन से थे? सल्फर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कार्बन फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 465। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिना मिट्टी का पौधा। ऐसा पौधा जिसको उगने के लिए मिट्टी की जरूरत ना हो, उसे हाइड्रोफाइट पौधा कहते हैं। देखिए आंसर का डिस्क्रिप्शन, वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, यानी कि वाटर। और हाइड्रोफाइट्स, फाइट्स मीन क्या हो गए? प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए। हाइड्रो मीन्स क्या हो गया? जल हो गया, वाटर हो गया। तो यानी कि वैसे पौधे जो जल में उगते हैं, हम क्या कहेंगे? उनको हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। बिना मिट्टी का पौधे को भी हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जब पौधे को मिट्टी की ज़रूरत नहीं होगी तो संभवतः यह उम्मीद है कि वह पौधा कहाँ उगेगा? वह पानी में ही उगेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 466। 466 एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यांत्रिक अवलंबन के लिए। एपीफाइट कैसे पौधे हैं? जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित होते, यानी कि निर्भर होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 467। सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें जो आंसर होगा बी नंबर, हरी सब्जी। सबसे अधिक लोहा यानी कि आयरन, जो कि पोषक तत्व होता है हमारी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वह हरी सब्जियों में पाया जाए। अगर स्पेशल पूछा जाए किस में पाया जाता है, तो वह होती है पालक। पालक में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के निर्माण में और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्या ये आयरन एक न्यूट्रिएंट होता है जो शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 468। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वह होती है, इसका जो आंसर हो जाए बी नंबर, प्रकाश,
जिसको कि लाइट कहते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः प्रकाश एवं मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अर्थात ये कहाँ हो सकते हैं, जहाँ प्रकाश ना हो या मिट्टी ना हो, वहाँ पर भी ये उग सकते हैं, यानी कि अंकुरित हो सकते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः जल, ताप एवं वायु तीनों का होना आवश्यक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों को उगने के लिए किसकी किसकी ज़रूरत होती है, वह है जल, ताप एवं वायु। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 469, 469। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। मीन्स अर्थात जो पानी पेड़ पौधे ऊपर की ओर खींचते हैं, इस प्रोसेस को, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रसारोहण, यानी कि एसेंट ऑफ सैप। जो पानी पेड़ पौधों में ऊपर की ओर जाता है, इस क्रिया को एसेंट ऑफ सैप यानी कि रसारोहण कहते हैं। जमीन से पोषक तत्व और खनिजों को लाने का कार्य जो करते हैं, वह करता है जाइलम। क्या करता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? भूमि से, यानी कि अर्थात पानी को लेकर ऊपर आता है। और जो भोजन पेड़ पौधों में बन जाता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है विभिन्न शाखाओं तक, वो कार्य करता है फ्लोएम। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 470। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या है? पौधे की लंबाई में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। सोडियम का जो फार्मूला होता है वह Na होता है। और सोडियम एक ऐसा एलिमेंट्स है, ऐसा एक तत्व है जिसको घासलेट या मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के साथ, एयर के साथ रिएक्शन करके तुरंत आग पकड़ लेता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 471। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोरेनसेन ने। क्या दिया था? पीएच स्केल दिया था। पीएच का फुल फॉर्म होता है पार्कर हैनीफिन। हम आपको बता दें, पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे है तो वह अम्ल कहलाएगा, अर्थात एसिड। अगर उसकी पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर है तो वह एक बेस मीन्स क्षार कहलाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन या न्यूट्रल भी कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 472। अदरक होता है रूपांतरित, ये किसमें रूपांतरित होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, तना अर्थात स्टेम में अदरक परिवर्तित हो जाता, रूपांतरित हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 473। इसके पहले आप लोगों ने 472 देखा, अब देखिए 473। रेशम किससे उत्पन्न होता है? फिर से आप लोग क्वेश्चन सुने, 473 नंबर। रेशम कीट, रेशम किससे उत्पन्न होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। अर्थात रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह प्यूपा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? यह प्यूपा से प्राप्त होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 474। प्याज क्या है? तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर, बल्ब। प्याज रूपांतरित तना है जो बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 475। जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। किसके उदाहरण है? इसका आंसर है द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन जेली स्टार्च प्रोटीन का उदाहरण है। दोस्तों, उम्मीद है यह सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए हैं? आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह एमपी टेट हो या कहीं का भी कोई टेट हो, सभी में अगर साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो इस सीरीज से 100% आएंगे। दोस्तों, बस करना क्या है आपको?
इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद।